क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो हमने बताया था कि जो यूनिट्स होता है या नंबर ऑफ यूनिट्स होता है वो क्या चीज होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स होता है इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1000 वॉट एनर्जी इन 1 सेकेंड in 1 hour, then it is called 1 unit, or it is also called kilowatt hour, kWh। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस 1 आवर में अगर 1000 वाट या 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला जैसे कि हमने लिखा रखा था वाट इनटू आवर अपॉन थाउजेंड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स या kWh यानी यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर वाट जो दिया है, पावर दे रखा है 100 वाट, पावर 100 वाट दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल टू 8 आवर्स, 8 आवर्स दे रखा है टाइम। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ऑफ यूनिट्स या kWh का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, वाट इनटू आवर अपॉन 1000। ये 1000 से क्यों डिवाइड किया गया, अगर ये पावर वाट में दिया है 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा और इनटू आवर। तो यहाँ वाट यानी पावर दे रखा है P/1000, तो पावर दे रखा है 1000 और टाइम दे रखा है 8 और डिवाइडेड बाय 1000। ये इसको कैंसिल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 आएगा और 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। तो ये 0.8 जो है होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द एनर्जी consumed by the bulb per day equal to 0.8 किलोवाट आवर। क्योंकि किलोवाट आवर जो होता है किसका यूनिट होता है, किलोवाट आवर जो होता है इट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। ये याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो किलोवाट आवर जो होगा किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग नंबर यूनिट्स भी बोलते हैं। जो हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स में बिल आता है और उसके बाद उसको पर यूनिट कॉस्ट होता है, उस हिसाब से उसका पैसा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at the height of 2 meter above the ground and g is given 10 meter per second square। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट दे रखा है कितना, उस ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है कि वो 2 मीटर है, मास 10 kg है। तो पूछा ये है कि बताइए कि उसके पास एनर्जी कितनी होगी। अब हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पर होती है तो क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इसका जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, तो उस गिवन वाले टर्म को लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा था एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी मास दे रखा है और मास को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 10 kg गिवन है, ठीक है। फिर क्या दिया है, is at the height of 2 meter above the ground, यानी जो हाइट दिया हुआ है हाइट, तो
हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। ये दे रखा है 2 मीटर एबव द ग्राउंड, दैट इज 2 मीटर हो गया h की वैल्यू। And the other things is given, acceleration due to gravity, which is also known as small g, and it is equal to 10 meter per second square। ये 3 टर्म्स दे रखा है और हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कुछ हाइट पर होती है तो वहां पर क्या होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, देयरफॉर the potential energy of the object equal to mgh, और m की वैल्यू है 10 kg, तो मैंने 10 लिख दिया। हमने ये भी बताया था कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसको देखते हैं सभी या तो SI यूनिट में हो या तो सभी CGS यूनिट में हो। तो सभी SI यूनिट्स में है, मास kg में दिया हुआ है, हाइट मीटर में ही होता है तो मीटर दे रखा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यानी कोई भी यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी g की वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट इक्वल टू 2 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 into 10 100, 100 into 2 तो 200, और उसके बाद kg मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर और सेकंड टू द पावर -2, और kg मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2, इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, 200 जूल। तो आई होप ये सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर है, इसमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताइए कि उस ऑब्जेक्ट के पास जो है पोटेंशियल, उसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो हमने बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पर प्लेस होती है तो उसके पास होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m दिया हुआ था 10 kg, g दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड s is also given 2 meter, and substituting all these value we finally get the answer which is equal to 200 joules. Look at the board. Our next question is question number 3, and what is the question? Question is, an engineer is asked to design a playground slide that the speed of a child reaches at the bottom does not exceed 4 meters per second. Determine the maximum height that the slide can be, given g equal to 9.8 meters per second square. I would like to describe this question in Hindi. दिया हुआ है एक इंजीनियर है और उस इंजीनियर से बोला गया है, कहा गया है कि आप एक जो है प्ले ग्राउंड पे एक स्लाइड डिजाइन करिए, और स्लाइड की हाइट इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा जो है ग्राउंड पर स्लाइड करते हुए अगर आए तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो वो 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो स्लाइड है, स्लाइड से जब बच्चा नीचे आए तो उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकंड हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए स्लाइड की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि स्लाइड इस टाइप का जैसे होता है, ये मान लेते हैं ग्राउंड हो गया और ये स्लाइड की हाइट हो गई ग्राउंड से, और इस टाइप से बनाना है। तो हमको ये हाइट निकालना है कि इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट पता करना कि क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस टाइप का, ये बीसी टाइप का एक स्लाइड है, तो ये हमको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। एक बात बताइए, जब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो मैंने आप लोगों से बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होती है किसी हाइट पे होती है, अर्थ सरफेस से या ग्राउंड से किसी हाइट पे होती है, तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
जैसे जैसे ये मूव करना स्टार्ट करती है तो कन्वर्ट होता जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो पहली बात तो हमको ये सोचना होगा कि स्लाइड पर जब कोई बच्चा ऊपर चढ़ेगा तो वहां से जब वो स्लाइड करेगा तो उसके पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। अब वो उस बच्चे का मास चाहे जो भी दिया हो, उसका मास कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट into the काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट। और कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है h हाइट पर mgh होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्लाइड से बच्चा नीचे की तरफ आएगा, अगर हम ये मान लेते हैं उसकी जो स्पीड है यहाँ पे स्लाइड होने के बाद v है, तो क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/2 mv²। ये इक्वेशन सेकंड है। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट energy cannot be created nor destroyed. Therefore, the whole potential energy will be converted into the kinetic energy if we assume that the surface of the slide is smooth. That is, there is no loss of energy in the friction or air friction. At that cases, the mgh will convert it into the half mv². Therefore, from equation first and second we can write here, but we can write here half or mgh equal to half mv²। mgh equal to half mv²। m से m कैंसिल हो जाएगा और यहां से जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा, h आ जाएगा 1/2, ये v² है, g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो v²/g 1/2। अच्छा, मैक्सिमम जो इसका स्पीड दिया हुआ था कि ये 4 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4 लिख सकते हैं और g की वैल्यू 9.8 दिया है, हमने इसको 9.8 दिया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस 2 को भी रहने देते हैं। अभी चूंकि यहाँ पे है इसको पहले में देते हैं, कैंसिल अभी कर देते हैं। ये जो है दिया गया 2 × 4 और नीचे जो है 98 है तो इसको 9.8 है तो 98 × 10 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये 2 से अगर कैंसिल किया जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18 और फिर ये 49 कैंसिल होगा नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 40/49 और ये मीटर में है, इसमें मीटर में, और उसको हम चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या हम उसी को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 40/49 और यही जो है इतना आंसर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में लगभग करना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर² लिखेंगे तो ये एप्रॉक्स हम लिख देते हैं 40 × 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और यहाँ पर 49 रहेगा। इसको अगर 50 ले लिया जाए तो ये लगभग आ जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा तो 2 × 40, 2 × 40 कितना होता है 80 सेंटीमीटर। तो ये हम एप्रॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जो है एप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर